आज दो काम हम लोग कर सकते हैं। इसमें बताना आप लोगों को है, हमारे विचार से जो सही होगा वो मैं आपको बतलाऊंगा। कल की क्लास में हम लोगों ने ट्राइबल रिवोल्ट पर इन जनरल बातचीत किया था। पारंपरिक रूप से अगर मैं बातचीत करूं तो जिस तरह से इंडियन पॉलिटी में हम लोगों ने बातचीत किया था, तो इंडियन पॉलिटी में हम लोग क्या करते थे कि क्वेश्चन आंसर के बेसिस पर हम लोग बातचीत करते थे। बट इंडियन पॉलिटी थोड़ा सा वाइड है और उसमें कई सारे जो प्रश्न हैं वो बिल्कुल यूपीएससी के इक्विवेलेंट बिल्कुल डेप्थ में जाके पूछता है। बहुत सारे वैरायटीज हैं वहां पर क्वेश्चन के, थोड़ा वाइड भी है। तो थोड़ा सा हम लोगों ने एक्सटेंसिव मेथड को अपनाया था, लेकिन जो मॉडर्न इंडिया वाला जो ये पार्ट है, इसमें चूंकि बहुत पैटर्न्ड तरीके से अगर 6-7 इशूज को भी आप अगर कवर करके चलते हैं तो आराम आराम से आप इसके प्रश्नों को लिख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ट्राइबल रिवोल्ट की एक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए हमने पिछले क्लास में आपके साथ बातचीत किया। या तो ये अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो गई हो तो हम संथाल और मुंडा विद्रोह के संदर्भ विशेष में बातचीत ना करें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो टेस्ट सीरीज होगा मॉडर्न इंडिया एंड आर्ट एंड कल्चर का, इसमें मैं 12 प्रश्न पूछूंगा और उस 12 में से एक भी प्रश्न बीपीएससी में अलग नहीं आएगा। टेस्ट सीरीज को आप लिखिए जो मेरा गाइडलाइन है। इस अंडरस्टैंडिंग के बाद टेस्ट सीरीज में बड़ा ही वाइड डिस्कशन मैं करता हूं। आप ये समझिए कि 12 क्वेश्चन का एनालिसिस 6 घंटे में है। 6 आवर्स का डिस्कशन है। आप 3 घंटे में लिखते हैं और 6 घंटे में मैं उसको डिस्कस करूंगा। तो जब मैं उसको डिस्कस करता हूं तब जो आने वाले जो संभावित प्रश्न हैं जिससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा, उन प्रश्नों को मैं आपके सामने रखूंगा। 12 के 12 प्रश्न, हालांकि 12 प्रश्न की आवश्यकता भी नहीं है। 7 प्रश्न अगर गेस कर दिया जाए तो 7 से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आना है। आप आराम आराम से 3 प्रश्न लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रेंज को वाइड करते हुए मैं 12 क्वेश्चन पर बातचीत करूंगा और 12 में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। और जो डिस्कशन की क्लास होगी उसमें हम लोग ये बताते हैं कि इंट्रोडक्शन ये होना चाहिए। उसमें एक तरीका पर भी हम लोग बातचीत करते हैं कि इंट्रोडक्शन का इनोवेटिव तरीका क्या हो सकता है, एक यूनिक इंट्रोडक्शन पर हम कैसे सोच विचार कर सकते हैं। देन उसके बॉडीज में जो मेन बातें लिखी जानी है, जैसे अगर बिरसा मुंडा है तो बिरसा मुंडा विद्रोह के कारण क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसका प्रभाव क्या है, निष्कर्ष में क्या लिखना है आपको, या संथाल विद्रोह के कारण क्या है, संथाल विद्रोह पर इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए, कारण क्या है, प्रकृति क्या है, स्वरूप क्या है, प्रभाव क्या है, परिणाम क्या है। इन सभी चीजों पर हम लोग वहां पर काफी डिटेल्स में बातचीत करते हैं। तो व्हाट इज माय गाइडलाइन टू यू, दैट यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड and try to develop the analysis in the class, and later just after test series I will discuss that the model format of your answer. Are you agree with me? खुश होके नहीं बोल रहे हैं आप, तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं दिख रही है। देखिए, मैं ये बात कह रहा हूं कि क्लास में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग और एनालिसिस को डेवलप करें, और अभी आवश्यक नहीं है आप लोगों के लिए कि देखिए भाई,
कानून के समक्ष समानता के अंतर्गत जब भी आप कॉफी लेकर के आते हैं तो सामूहिक रूप में जो है वो उसका बंटवारा किया कीजिए, अन्यथा जो है वो असंतोष का कारण बनेगा और मॉडर्न इंडिया में वह विद्रोह का भी कारण बन सकता है ना। जब कॉफी लेकर के आते हैं तो मतलब सबके साथ होना चाहिए भाई। तो मैं संथाल पर जो प्रश्न पूछा जाता है और मुंडा पर जो प्रश्न पूछा जाता है उस पर जो मॉडल आंसर है उस पर मैं अपने टेस्ट सीरीज वाले डिस्कशन में मैं बातचीत करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। संथाल विद्रोह या मुंडा विद्रोह के परिप्रेक्ष्य में ट्राइबल रिवोल्ट पर जो एक अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने कल डेवलप किया था, उस अंडरस्टैंडिंग के बाद मैं इस बात को आवश्यक समझता हूं कि हम लोग थोड़ा रिवोल्ट ऑफ 1857 पर बातचीत कर लें और रिवोल्ट ऑफ 1857 के कारणों की भी व्याख्या करने के साथ साथ अगर वीर कुंवर सिंह के संदर्भ विशेष में हमें बातचीत करनी रहेगी तो हम वो बातचीत आपके साथ करेंगे। पहले हम थोड़ा सा रिवोल्ट ऑफ 1857 को आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रिवोल्ट ऑफ 1857 है। यहां पर मैं आगे बढ़ूं इसके पहले मैं एक क्लैरिफिकेशन, एक स्पष्टीकरण आपके साथ बातचीत करना चाहूंगा कि विद्रोह, रिवोल्ट, रिबेलियन, क्रांति, रिवॉल्यूशन, आंदोलन, मूवमेंट में अंतर क्या होता है। यहां पर मैं इसलिए भी बातचीत करना चाह रहा हूं चूंकि कई बार 1857 की क्रांति शब्द का चर्चा किया जाता है, कई बार 1857 के विद्रोह की चर्चा की जाती है, कई बार 1857 की क्रांति के रूप में आपको लिखा हुआ मिलेगा 1857 की क्रांति, रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह, 1857 की क्रांति। खास करके हिंदी में क्रांति शब्द को भी यूज करते हैं, विद्रोह शब्द को भी यूज करते हैं। मेरी समझ के अनुसार, चूंकि मैं भी आप लोगों की तरह छात्र ही हूं, इसलिए जो मेरी समझ है, मेरी समझ के अनुसार 1857 को विद्रोह कहना अधिक उपयुक्त होगा rather than रिवॉल्यूशन, rather than क्रांति। मतलब विद्रोह जो है 1857 के लिए अधिक उपयुक्त होगा। तो विद्रोह का आपका तात्पर्य क्या है और 1857 का जो विद्रोह है वो क्रांति क्यों नहीं है, इसको भी स्पष्ट कर लें। आंदोलन अलग होता है, इस पर मैं अलग से बातचीत करूंगा। पहले विद्रोह, विद्रोह के विषय में आप लोग कुछ जानते हैं, समझते हैं विद्रोह क्या होता है। सबसे पहली बात, विद्रोह स्वतः स्फुरित होता है, सेल्फ इनिशिएटेड होता है। स्वतः स्फुरित कहने का मतलब ही है कि यह नियोजित नहीं होता है। अचानक, एब्रप्टली, अचानक इसकी शुरुआत होती है, सडनली इसकी शुरुआत होती है। हां, शुरुआत भले ही इसका सडन हो, अचानक हो, लेकिन इसके जो कारण हैं वो बहुत लंबे समय से कारण बनते रहते हैं।
अर्थात विद्रोह स्वतः स्फुर्त होता है, विद्रोह नियोजित नहीं होता है, विद्रोह अचानक होता है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें व्यवस्था को परिवर्तित करने की क्षमता नहीं होती है। यह दीर्घकालिक नहीं होता है, यह अस्थायी नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात जो है उसकी विशेषता यह है, अर्थात विद्रोह जो है वह असंतोष की अभिव्यक्ति भर है। विद्रोह जन असंतोष की अभिव्यक्ति के रूप में है। देखिए, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बतलाया, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, अर्थात यह स्वतः स्फुर्त होता है, नियोजित नहीं होता है, संगठित नहीं होता है, प्लान्ड नहीं होता है, सडनली एब्रप्टली स्टार्ट होता है। देयर इज नो एलिमेंट ऑफ चेंज एंड इट इज नॉट लॉन्ग टर्म, और इन रिवोल्ट देयर इज नो स्टेबिलिटी। अर्थात विद्रोह क्या है, तो परिभाषित मैं अब कर रहा हूं। विद्रोह जन असंतोष की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है, एक माध्यम है। सामान्यतः यह हिंसक होता है, यह हिंसक होता है, उग्र होता है। इंग्लिश में रिवोल्ट इज मेर मैनिफेस्टेशन ऑफ रिसेंटमेंट ऑफ द पीपल। रिवोल्ट इज मीडियम ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑफ रिसेंटमेंट ऑफ द पीपल। In general, it is violent and radical. There is no element of change in revolt. In general, जब हम डिफाइन करते हैं, जब हम परिभाषित करते हैं, तो हम सामान्य बातचीत कर रहे होते हैं, किसी विद्रोह विशेष के संदर्भ में बात नहीं कर रहे होते हैं। इसका कुछ प्रभाव हो सकता है, कुछ परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन मौलिक रूप में व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फंडामेंटली सिस्टम वही रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। रिवॉल्यूशन जो है वह विद्रोह से अलग इसलिए है क्योंकि पहली बात तो यह कि यह नियोजित हो सकता है, अनियोजित भी हो सकता है। लेकिन जो मुख्य बात है, अच्छा, हिंसक भी हो सकता है, अहिंसक भी हो सकता है। प्रकृति चाहे कुछ भी हो, क्रांति हम कहेंगे उसे जब उसमें अस्थायी रूप से, दीर्घकालिक रूप से मौलिक रूप में व्यवस्था में परिवर्तन की क्षमता निहित हो। नेचर चाहे कुछ भी हो, वेदर रिवॉल्यूशन इज प्लान्ड और नॉन प्लान्ड, वेदर रिवॉल्यूशन इज रेडिकल और not radical, whether it is violent or not violent,
but in revolution there is necessary element of fundamental change, and that change is long term and stable change. Changes with stability and changes in fundamentally system changed, and सिस्टम फंडामेंटली भी चेंज होता है और समग्र रूप में भी परिवर्तित होता है. दैट मीन्स पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कंप्लीट सिस्टम चेंज होता है. यह वायलेंट भी हो सकता है, यह वायलेंट नहीं भी हो सकता है, यह रेडिकल हो भी सकता है, रेडिकल नहीं भी हो सकता है, यह प्लान्ड भी हो सकता है, नॉन प्लान्ड भी हो सकता है. लेकिन मेन जो अंतर होगा रिवोल्ट और रिवॉल्यूशन में वह यह होगा कि रिवोल्ट में देर इज नो एलिमेंट ऑफ चेंज एंड इन रिवॉल्यूशन देर इज एलिमेंट ऑफ चेंज. चेंज विथ स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म चेंज, देर इज लॉन्ग टर्म चेंज एंड देर इज होलिस्टिक चेंज. अर्थात क्रांति में अस्थायी रूप से, दीर्घकालिक रूप से, समग्र रूप से, मौलिक रूप से परिवर्तन के तत्व निहित होते हैं. मेरी बात को समझिएगा. अस्थायी रूप से, दीर्घकालिक रूप से, मौलिक रूप से और समग्र रूप में परिवर्तन के तत्व विद्यमान होते हैं. कई बातें हमने कही है. अस्थायी रूप से, दीर्घकालिक रूप से, मौलिक रूप से और समग्र रूप में परिवर्तन के तत्व जब विद्यमान होते हैं तो वह क्रांति कहा जाता है, और जब परिवर्तन के तत्व विद्यमान नहीं होते हैं तो वह विद्रोह रह जाता है. अर्थात विद्रोह सिर्फ जन असंतोष की अभिव्यक्ति का माध्यम है. सामान्यतः यह हिंसक और उग्र होता है क्योंकि जन असंतोष की अभिव्यक्ति है, और वो भी कैसी अभिव्यक्ति है तो अचानक, एब्रप्ट, नॉन प्लान्ड, किसी कारण से वो एकाएक सतह पर आ गया. जैसे संथाल विद्रोह की ही अगर बात लेंगे तो चेंजेस तो बहुत दिनों से हो रहे थे ना. 1765 में जब द्वैध शासन प्रणाली बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थापित होती है, 1764 के बक्सर के युद्ध के पश्चात, और 1765 के द्वैध शासन प्रणाली के अंतर्गत जब दीवानी का अधिकार अंग्रेजों को मिलता है, दीवानी अर्थात राजस्व वसूली का अधिकार अंग्रेजों को मिलता है, तभी से बिहार, बंगाल और उड़ीसा के विभिन्न क्षेत्रों में अंग्रेजों का आगमन होता है. सबसे पहले क्या होता है? बिहार, बंगाल और उड़ीसा के विभिन्न क्षेत्रों में अंग्रेजों का आगमन हो रहा है. पुनः 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था के माध्यम से बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में रहने वाले लोगों, मैं लोगों की बात कर रहा हूं, लोगों, वह जनजातीय क्षेत्र में रहने वाले जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन के तत्व दृष्टिगोचर हुए. और यह परिवर्तन उनकी स्थानीय सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक, प्रशासनिक व्यवस्था से भिन्न थी. और इसमें कहीं ना कहीं शोषण के तत्व विद्यमान थे. इसमें कहीं ना कहीं आर्थिक रूप में ही नहीं, सामाजिक रूप में भी, सांस्कृतिक रूपों में भी, प्रशासनिक रूपों में भी शोषण के तत्व विद्यमान थे, जिसके विरुद्ध प्रतिक्रिया आज न कल होनी थी. इसमें लैंडमार्क तब शुरू होता है जब 1832 में मैदानी क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र के बीच में
अंग्रेजों ने एक विभाजन को क्रिएट करने का प्रयास किया। दामन एक कोह क्षेत्र के रूप में पहाड़ी क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र के बीच एक विभाजन को क्रिएट करने का काम किया। 1832 से पहले संथाल आसपास के क्षेत्रों में बिखरे हुए थे। 1832 के बाद ब्रिटिश शासन का जो निर्णय है उससे उनमें एकता का बोध हुआ, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले संथाल अब पहाड़ी क्षेत्र में अपने आप को कंसंट्रेट करने लगे, अर्थात वो एकीकृत होने लगे अपने क्षेत्र में, वो माइग्रेट करने लगे अपने क्षेत्र में। तो जनसंख्या जो है बहुत तेजी से बढ़ी और अंग्रेजों के विरुद्ध एकता की स्थापना हुई। उसमें एक सामान्य सी बात आती है कि जब भागलपुर से वर्धमान तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी और उसमें जब उनसे बेगार किया जाने लगा तो अचानक जो है संथालों का विद्रोह प्रारंभ हो गया उस बेगार के विरुद्ध, अर्थात जन असंतोष की अभिव्यक्ति प्रारंभ हुई। लेकिन उससे व्यवस्था में कोई परिवर्तन मौलिक रूप में नहीं हुआ। हां ठीक है, विद्रोह को शांत करने के लिए हमने कुछ प्रशासनिक उपाय किए, हमने दमन भी किया और हमने कुछ प्रशासनिक उपाय भी किए, लेकिन आप यह सोचेंगे कि औपनिवेशिक व्यवस्था में कोई मौलिक परिवर्तन आ गया हो, औपनिवेशिक शोषण में कोई मौलिक परिवर्तन आ गया हो, तो ऐसी बात नहीं है। इसी तरह से अगर 1857 के विद्रोह की हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और सीधे सीधे क्राउन रूल या ब्रिटिश सम्राट का शासन प्रारंभ हुआ या पार्लियामेंट का रूल शुरू हुआ। लेकिन औपनिवेशिक शासन या शोषण में कोई मौलिक परिवर्तन हो गया हो, ऐसी बात नहीं है। और अगर वह मौलिक परिवर्तन हो गया होता तो शायद राष्ट्रीय आंदोलन नहीं हुआ होता। इसीलिए मैं विद्रोह को परिभाषित करते हुए यह सुझाव देना चाहूंगा कि विद्रोह जन असंतोष की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। ये सामान्य लोग हैं, इन्हें यह मालूम नहीं है कि हमें अपने असंतोष की अभिव्यक्ति कैसे करनी है। ये साधारण और सामान्य लोग हैं, ये पढ़े लिखे हुए लोग नहीं हैं। इसीलिए इन्हें मालूम नहीं है कि अभिव्यक्ति कैसे होनी चाहिए संगठित रूप में, क्या नीतियां अपनानी चाहिए, क्या संगठन होनी चाहिए, क्या तरीका अपनाना चाहिए, क्या मांग करना चाहिए, क्या मुद्दे होने चाहिए, इन्हें कुछ भी नहीं मालूम है। इसलिए जन असंतोष की अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में विद्रोह को परिभाषित किया जा सकता है, लेकिन क्रांति को जब हम परिभाषित करेंगे तो परिवर्तन के तत्व के आधार पर हम इसे परिभाषित करते हैं, क्योंकि क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता परिवर्तन का तत्व होता है, एलिमेंट ऑफ चेंज होता है। और जब हम आंदोलन को परिभाषित करते हैं तो आंदोलन जो है वह एक लोकतांत्रिक वातावरण में, एक लोकतांत्रिक राज्य के अंतर्गत अपने असंतोष को, अपनी मांगों को अभिव्यक्त करने का एक तरीका है लोकतांत्रिक प्रकार से। तो आंदोलन जो है यह लोकतांत्रिक ढांचे के अंतर्गत जन असंतोष या जनता की मांगों या मुद्दों या समस्याओं को सरकार से अवगत कराने का एक माध्यम है। अवगत कराने व स्थिति में सुधार का एक माध्यम है, एक प्रयास है।
यह संगठित होता है, यह नियोजित होता है, यह नेतृत्व आधारित होता है, मुद्दों पर आधारित होता है, कार्यक्रमों पर आधारित होता है। इसकी एक रणनीति होती है, इसका एक दृष्टिकोण होता है जो स्पष्ट होता है, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में देखे जा सकते हैं। दैट मीन्स मूवमेंट is also a medium, point to be noted. Movement is also a medium of manifestation of resentment of the peoples, but in democratic setup. Movement is also a medium of manifestation of resentment of the peoples in democratic setup. Or movement is medium to present the demand of peoples, to address about the issues of the peoples, to address about the difficulties of the peoples before government. It is organized, it is planned, it is based on leadership, it is based on issues, it is based on program. मुझे लगता है कि शायद आप विद्रोह, क्रांति और आंदोलन में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है, ऐसी मेरी सोच है कि शायद आप इसको समझ रहे होंगे। Am I right or wrong? समझ रहे हैं आप या नहीं समझ रहे हैं? अब रिवोल्ट ऑफ 1857 पर बातचीत करेंगे तो यहां पर दो चीजें जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली बात, कॉजेज, कॉजेज इंपॉर्टेंट है क्या? नॉट एट ऑल। Causes is not important because causes of the revolt of 1857 or tribal revolt was more or less was similar. मे भी कि थोड़ा बहुत चीजें आप अलग करें लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। इकोनॉमिक कॉज वही होगा, सोशियो रिलीजियस कॉज वही होगा, थोड़ा सा पॉलिटिकल कॉज चेंज होगा, मोर और लेस यही होगा। एक अंडरस्टैंडिंग को बना के चलना है। आपको फोकस ये करना है कि यहां पर कोई विशेष अंतर नहीं है, थोड़ा बस बिहार के संदर्भ में आपको पढ़ लेना है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार। देवघर में क्या हुआ, पटना में क्या हुआ, आरा में क्या हुआ, थोड़ा संदर्भ बस जोड़ना है। और इसके बाद छपरा, सीवान, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और मुंगेर इत्यादि में क्या हुआ, मतलब मेनली तो देवघर, पटना और आरा। और फिर जब यहां पर प्रारंभ हो गया तो इसका प्रभाव बिहार के अन्य जिलों में क्या देखा जा सकता है, ज्यादा नहीं,
सामान्य तौर पर कारणों को समझने की जरूरत है और उसे प्रेजेंट करने की जरूरत है। व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू? 1857 के विद्रोह के कारणों को पढ़ते हुए, विशेषकर बिहार के संदर्भ विशेष में, पढ़ते हुए आपको डिसाइड करना है अबाउट द नेचर ऑफ रिवोल्ट। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अर्थात 1857 के विद्रोह की प्रकृति क्या है। और देखिए, प्रकृति से बहुत घबराना नहीं है। अर्थात 1857 के विद्रोह की मुख्य विशेषता क्या है, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रकृति का मतलब क्या होता है? विशेषताएं। दैट मीन्स यू कैन डिराइव द नेचर फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिवोल्ट। अर्थात विशेषताओं से ही प्रकृति निकलती है। इसको समझना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना 1857 के विद्रोह की प्रकृति को निर्धारित किए बिना आप वास्तव में 1857 के विद्रोह को समझ नहीं पाएंगे और ना ही एक अच्छा विश्लेषण प्रस्तुत कर पाएंगे और ना ही इसके प्रभाव को सही तरीके से सही संदर्भों में आप समझ पाएंगे। एंड देन कॉजेज ऑफ फेल्योर समझने की आवश्यकता है क्या? विफलता के कारण ये भी सामान्य हैं। अर्थात 1857 के विद्रोह और 1857 के विद्रोह से पहले जितने भी विद्रोह हुए हैं, लगभग सभी विद्रोह का कारण और सभी विद्रोह की असफलता का कारण एक ही जैसा है। तो फिर अगला आपका इंपॉर्टेंस क्या रहेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंपैक्ट, कंट्रीब्यूशन, अचीवमेंट। अर्थात इसका प्रभाव क्या है, देन क्या है, उपलब्धि क्या है, मूल्यांकन क्या है। विफल होते हुए भी इसका सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है। अपने आप में बहुत रोचक बात है ना कि असफल होते हुए भी महत्वपूर्ण है। इसको समझना पड़ेगा कि कोई रिवोल्ट फेल हो रहा है और उसके बावजूद भी सिग्निफिकेंट है। तो हमारे लिए दो चीजें जो हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बिहार के संदर्भ में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को भी अगर हम ध्यान में रखें तो इन सारी चीजों पर चर्चा। और सबसे लास्ट में वीर कुंवर सिंह का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ